देखो बेटा, यहाँ पे लास्ट टाइम हमने कैपिलरी एक्शन या कैपिलैरिटी का टॉपिक स्टार्ट किए थे। हम लोग ने उसमें ये देखा था, जब भी किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डाला जाता है तो अगर वो लिक्विड कंप्लीटली वेट करता है सॉलिड को या पार्शियली वेट करता है सॉलिड को, तो लिक्विड का लेवल सराउंडिंग के कंपैरिजन में कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर आ जाता है। इस एक्शन को कहते हैं कैपिलरी एक्शन। हमने देखा कि ये जो आपका फिनोमिना है रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत यूज़ होता है। जैसे हमने कहा हैंड पंप में उसी फिनोमिन प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लॉटिंग पेपर उसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है, जो कंदिल होता है तो लैंटेन जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर ऑयल जो उसके विक तक मतलब बत्ती जिसको बोलते हैं, कपड़े की बत्ती रहती है, उसमें जो चढ़ता है ऑयल, वहाँ पर वो कैपिलरी एक्शन की वजह से चढ़ता है। इतना ही नहीं, नेचुरल फिनोमिना सच एज अगर किसी झाड़ में, प्लांट्स एंड ट्रीज़ में उसके पत्ते पत्ते तक जो पानी पहुँचता है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से पहुँचता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में या कोई भी एनिमल बॉडी में कहा जाएगा जो ब्लड एक एक सेल एक एक ऑर्गन तक जो पहुँचता है वो भी अगेन कैपिलरी एक्शन की वजह से पहुँचता है। और हमने ये भी देखा कि अगर वही काम उल्टा है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा लिक्विड कर लेते हैं विच डज नॉट वेट द सॉलिड एट ऑल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी के बीकर में अगर मैंने इस कैपिलरी ट्यूब को डाला तो उसका लेवल बढ़ने के बजाय कम हो जाता है, बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। तो बोले अच्छा बिल्कुल सही है, तो अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, सॉरी उसके आगे का हमको वो देखना है कि भाई इसमें जो राइज होता है उसका हम लिक्विड का, तो वो हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त एक फ़ायदेमंद है। बोले वो कैसा, जो लिक्विड का अगर मुझे सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है, देखो सरफेस टेंशन क्या है, एक टेंजेंशियल फोर्स है जो कि लिक्विड के सरफेस पे जनरेट होता है। क्या वो फोर्स को आप देख सकते हैं क्या आपने, हाँ ऐसा, क्या आप उसको हाथों से फील कर सकते हैं क्या कोई मीटर लगाकर उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं क्या आप, नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे हम, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि एक फॉर्मूला यहाँ जनरेट करके दिखाएंगे हम आपको, जिसकी मदद से किसी भी लिक्विड का आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सरफेस टेंशन। तो इसीलिए टाइटल ऐसा दिया गया है, फॉर्मूला टू डिटरमाइन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बाय कैपिलरी ट्यूब, है ना। और इसी को हम लोग एक और तरह से कह सकते हैं, फॉर्मूला फॉर राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। अब ये सब होगा कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप एक इमेजिन करो कि आपके पास एक बीकर है विच कंटेन्स अ लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड और कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। दोनों में से कोई भी एक चलेगा, जैसे वाटर हो सकता है, ऑयल या केरोसिन हो सकता है, कुछ भी ऐसा कुछ है। और मैं देखता हूँ कि इसमें यहाँ पर एक फ्लूइड भरा पड़ा है, तो ये एक फ्लूइड यहाँ पर भरा पड़ा है विच हैज़ सर्टेन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करता हूँ। तो जब मैं कैपिलरी ट्यूब को जैसे ही इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर, होने लास्ट में बैठा हुआ, सर दरवाज़ा खोल दे। तो जैसे ही मैंने कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया, होता क्या है, यहाँ पे लिक्विड का लेवल ऊपर चढ़ जाता है, लिक्विड का लेवल क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। और मैं ये देखता हूँ कि यहाँ तक वो चढ़ेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आके वो रुक जाएगा, यहाँ तक वो चढ़ेगा और यहाँ तक आके रुक जाएगा। चलो मैं कुछ नॉमेनक्लेचर्स ले लेता हूँ यहाँ पर। मान लो कि आर जो है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। मान के चलो आर क्या है, रेडियस है कैपिलरी ट्यूब का। एच क्या है, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, है ना। लिक्विड का जो राइज हुआ है कैपिलरी ट्यूब में वो है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। थीटा जो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ओके। कैपिटल टी क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, कैपिलरी ट्यूब नहीं रे बाबा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड विथ कैपिलरी ट्यूब, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। चलो ये कुछ नॉमेनक्लेचर्स है जो मैंने इस्तेमाल कर लिया, यहाँ लिख दिया। अब ऐसा है कि ठीक है, जब यहाँ पर लिक्विड का लेवल राइज हो गया,
मैं देखता हूँ लिक्विड थोड़ा हाइट h तक राइज हो गया और वहाँ जाके रुक गया, उसके आगे बढ़ा क्या और बढ़ते जा रहा क्या वो और नहीं, वहाँ जाके वो रुक गया। अब ऐसा है यहाँ वो रुका, ऐसा क्यों रुक गया, इस लेवल तक जाकर ही क्यों रुका वो, तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ। तो जब मैंने कैपिलरी ट्यूब को जूम करके देखा और मैंने देखा कि भाई देखो ये उसके अंदर का लेवल है, वाटर का लेवल या मर्क्यूरी, जो भी लिक्विड का लेवल है, मर्क्यूरी नहीं बोलेंगे, लिक्विड का लेवल है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर उस लिक्विड का एक छोटा सा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ जो कैपिलरी ट्यूब के साथ अटैच्ड है। लिक्विड का मैं छोटा सा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ जो कैपिलरी ट्यूब के साथ अटैच्ड है। अब ऐसा है कि मैं कहूँगा देखो यहाँ पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो आएगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो आएगा वो इस तरफ आएगा टेंजेंशियली। इसी तरह से यहाँ पे भी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो आएगा इधर आएगा टेंजेंशियली। ये समझ में आया आपको? वो हमेशा सरफेस पे टेंजेंशियल होता है ना। अब सरफेस कैसा है? कॉनकेव है, ऊपर से देखेंगे तो कॉनकेव, नीचे से देखेंगे तो कॉन्वेक्स। तो भैया देखो इसको टेंजेंशियल आएगा सरफेस, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इधर आएगा। कहने का मतलब ये है कि उसको लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की वजह से जो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है ना। फिर मैं बोलूँगा क्या इस मॉलिक्यूल को वही फोर्स एक लग रहा क्या? आप बोलेंगे नहीं नहीं एक और फोर्स है। बोले कौन सा? देखो एक काइंड ऑफ एडेसिव फोर्स। बोले क्या? ये जो ग्लास ट्यूब के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो भी उसको इस तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, जिसको मैं कह सकता हूँ रिएक्शन फोर्स फॉर नाम। इसको बोल रहा हूँ मैं रिएक्शन फोर्स। ओके अच्छा ठीक है। अब ऐसा है कि ये जो रिएक्शन फोर्स होते हैं ये इक्वल एंड ऑपोजिट होता है आपका सरफेस टेंशन फोर्स को। रिएक्शन फोर्स क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट होता है सरफेस टेंशन के फोर्स को। मान लो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है तो बाय ऑपोजिट एंगल थ्योरम ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, है ना। अब एक काम करो, रिएक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट्स में बांटो। तो आप देखो ये कंपोनेंट्स में बांटेंगे आर कॉस थीटा, या जिसको आप क्या लिख सकते हैं टी कॉस थीटा भी लिख सकते। बोले टी कॉस थीटा कैसे लिख सकता? क्योंकि आर की वैल्यू टी के बराबर है। बोले बराबर कैसे हुई? बस 2 मिनट ध्यान रुको, मैं आपको बताता हूँ। बस इसको भी वैसे ही करेंगे आप। यहाँ पर आर कॉस थीटा या फिर जिसको आप कह सकते हैं टी कॉस थीटा, साथ ही साथ ये कंपोनेंट आपका टी साइन थीटा, साथ ही साथ इधर का भी कंपोनेंट या आर साइन थीटा लिख देता अभी का आर साइन थीटा। ओके अब जैसे कि आपने सोचा होगा कि मैंने इसे इक्वल क्यों कहा कि यहाँ आर और टी इक्वल के है। अच्छा एक बात बताओ, तकरीबन आपको नहीं लगता आर एक ऐसा फोर्स है जो लिक्विड को ऊपर की तरफ खींच रहा है ना? तकरीबन उसका डायरेक्शन, ऑलमोस्ट उसका डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ है। और टी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अगर आर टी से बड़ा होता, है ना, मान लो ऊपर की तरफ कोई ऐसा फोर्स लगा रहा है तिरछा और उसका फोर्स नीचे वाले फोर्स से बड़ा है, तो वो चीज़ क्या करती? ऊपर और ट्रैवल करती। वो रुक जाती थी कि वहाँ पे? नहीं ना, वो तो ऊपर और ट्रैवल करती। अगर टी आर से बड़ा होता तो क्या होता? वो ऊपर ट्रैवल नहीं करती थी, उल्टा नीचे आती थी, जो कि मर्क्यूरी में होता है ना। और यहाँ पर मैंने क्या कहा, देखा ये ऊपर चढ़ा और आके रुक गया। अब रुक गया मतलब क्या? यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस और नीचे लगने वाले सारे फोर्सेस क्या है? बैलेंस। मतलब ये हुआ कि आर और टी क्या हो गया? एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। ये समझ में आ गया आपको? तो भाई मैं ठीक है, मैं कहूँगा कि देखो ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस, जैसे कि अब ये कैपिलरी ट्यूब या लिक्विड को आप साइड से देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा 3D में बताने की कोशिश करूँगा। ये वाले लिक्विड को मैं 3D में बताने की कोशिश करूँगा। तो देखो ये लिक्विड के सरफेस को मैंने आपको 3D में बताने की कोशिश किया। ये लिक्विड के पीछे वाला हिस्सा और ये सामने वाला हिस्सा, आपने देखा उसको ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा? टी कॉस थीटा। इधर से भी कितना फोर्स लग रहा? टी कॉस थीटा। और सारे आर साइन थीटा या टी साइन थीटा बोलो क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बोले ऐसे कैसे कैंसिल करेंगे? अरे देख आर साइन थीटा किधर जा रहा? इधर जा रहा। और इधर का आर साइन थीटा किधर जा रहा? इधर जा रहा। ये दोनों कैसे? ऑपोजिट है। इसी तरह इधर वाला भी ऑपोजिट आएगा, इसी तरह इधर वाला भी ऑपोजिट आएगा, इसी तरह इधर वाला भी
हर एक जो आएगा आर साइन थीटा सब के सब कैसे आएंगे, ऑपोजिट आएंगे। और अगर हर एक आर साइन थीटा ऑपोजिट आएगा तो हर एक आर साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। हर एक आर साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेगा बेटा, कैंसिल कर देगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहां आर साइन थीटा को निग्लेक्ट करके चलो, आर साइन थीटा का कोई रोल नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहे, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे। तो फोकस किस पे करना है, टी कॉस थीटा पे। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, एक छोटे से पॉइंट पे फोर्स कितना लगा, टी कॉस थीटा लगा। एक लिक्विड के छोटे से पॉइंट पर कितना, ऊपर के, टोटल ऊपर के, एग्जैक्ट ऊपर की तरफ। ये एग्जैक्ट ऊपर था क्या, नहीं, थोड़ा तिरछा था। मैं बोलूंगा एग्जैक्ट ऊपर कितना लगा, एक छोटे से पॉइंट पे, टी कॉस थीटा। तो मैं बोलूंगा इस पूरी लंबाई पे कितना फोर्स लगेगा, फिर कौन बताएगा। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द एंटायर, मैं यहां लिख देता हूं, टोटल अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। बोलो बोलो भाई, क्या आएगा, बोलिए। 2t cos थीटा, नहीं बेटा 2t cos थीटा अगर आप बोलेंगे तो सिर्फ ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया, बाकी ये पॉइंट भी तो बचे। टू कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाया, दैट्स द करेक्ट आंसर, है ना। एक पॉइंट पे कितना है, टी कॉस थीटा, और ये पूरी लंबाई कितनी होती है, सरकमफरेंस के बराबर, वेरी गुड। तो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। तो टोटल अपवर्ड फोर्स एक्टिंग कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, है ना। ये क्या हो जाएगा, टोटल अपवर्ड फोर्स, कुल मिला के ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो रहा है, टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये समझा क्या, एक छोटे से पॉइंट पे टी कॉस थीटा है, हर एक पॉइंट को मिला मिला के देखूंगा तो ये क्या बनेगा, इस सर्कल का सरकमफरेंस बनेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये समझ में आया सभी को, ठीक है। बोले टोटल अपवर्ड फोर्स यानी कुल मिला के ऊपर की तरफ फोर्स जो लग रहा है, टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। देखो एक इमेजिन करो, मान लो एक मोटी सी लोहे की चेन नीचे पड़ी हुई है, क्या कशा, वापस जाना है मुझे ने, हाँ। अब देखो एक मोटी सी चेन नीचे पड़ी, एकदम मोटी सी चेन, है ना। मैं उठाया, फिर एक लेवल आएगा, उसके बाद मैं उठा नहीं पाऊंगा उस चेन को, है ना। क्यों नहीं उठा पा रहा, क्योंकि मेरे हाथों का जो फोर्स है ऊपर की तरफ, और अब जो चेन का वजन नीचे लटक रहा है वो बैलेंस हो चुका है, इसी के लिए आप ऊपर उठा नहीं पा रहे थे। बोले पहले क्यों उठा रहे थे, क्योंकि देखो वो बाकी की चेन तो है वो नीचे ज़मीन पे पड़ी थी, बाकी की चेन नीचे ज़मीन पे पड़ी थी। पहले आपने इसकी सिर्फ एक कड़ी को ऊपर उठाया तो सिर्फ एक कड़ी का वजन था, और बाद में आपका ऊपर का हाथों का फोर्स था। फिर 2 कड़ी को आपने ऊपर उठाया, फिर 2 कड़ी का वजन था, 2 रिंग है ना पार्ट का वजन था, और फिर आपके हाथों का फोर्स था। फिर 3 कड़ी को ऊपर आपने उठाया, फिर आपको 3 कड़ी के वजन का था और आपके हाथों का फोर्स था। अब मैं देख रहा हूं कि मैं 3 कड़ी के ऊपर उसको उठा नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके हाथों का फोर्स, वो जो लोहे की चेन है मोटी सी एकदम, उसके 3 कड़ी का जो वजन है वो कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ, है ना। ये जो टी कॉस थीटा है आपका, उसने क्या करा, लिक्विड को ऊपर उठाया, मगर एक लेवल के बाद उठा नहीं पाया, है ना। तो मैं कहूँगा कि लिक्विड अटेन्स इक्विलिब्रियम, लिक्विड ने क्या अटेन कर लिया, इक्विलिब्रियम आफ्टर राइजिंग थ्रू हाइट स्मॉल एच, हाइट स्मॉल एच तक ऊपर बढ़ने तक बढ़ा, फिर उसके बाद उसने क्या अटेन कर लिया, इक्विलिब्रियम, यानी उसके आगे वो बढ़ रहा नहीं है। लिक्विड अटेन्स इक्विलिब्रियम आफ्टर राइजिंग थ्रू हाइट स्मॉल एच, उसके आगे वो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या होगा कि टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ये टोटल अपवर्ड फोर्स है, ये किसके बराबर हो चुका है, ये बराबर हो चुका है वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी ट्यूब। ये किसके बराबर, इधर ध्यान दे, सीधा बैठ, ये किसके बराबर हो गया, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी ट्यूब।
अब अच्छा ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी ट्यूब होगा कितना? तो यार वेट का हम तो फॉर्मूला जो जानते हैं वो क्या होता है, mg होता है। बोले अच्छा ठीक है, उसके अलावा तुम क्या जानते हो? तो बोले मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, लिख के दिखाओ। तो देखो मास को लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अच्छा ये वॉल्यूम किसका? वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड आया ना वो उसका वॉल्यूम। अच्छा बोले वो वॉल्यूम का शेप कैसा है? बोले लिक्विड का शेप है सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल शेप का फिर वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर इज इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू स्मॉल जी। अच्छा ठीक है, बोले लिख दिए। फिर आगे क्या हो सकता है? यहाँ पर पाए और पाए कटा, ये आर और ये आर कट गया। अब अगर मुझे एच निकालना है या टी निकालना है, सरफेस टेंशन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? कैपिटल टी को रहने दूंगा इधर, सबको उधर भेजूंगा मैं। वहाँ क्या बच गया? वहाँ एच बच गया, वहाँ आर बच गया, वहाँ रो बच गया, वहाँ जी बच गया, और यहाँ 2 और कॉस थीटा बच गया। तो 2 और कॉस थीटा को भेजो इधर। तो हमने देखा कि यहाँ पर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा आ गया, T इज इक्वल्स टू एच आर रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। आया समझ में आपको? बोले ये फॉर्मूले से आप सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड का निकाल सकते हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे H, यानी लिक्विड कितना ऊपर चढ़ा है H, वो तो यहाँ पर मार्किंग होती है स्केल की, तो उससे पता चल जाएगा। R रेडियस ऑफ क्यूब, हम वो वर्नियर कैलिपर की मदद से इसका रेडियस नाप सकते हैं। रो डेंसिटी, जिस लिक्विड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जनरली उसकी डेंसिटी हमें मालूम होती है। जैसे वाटर की डेंसिटी आप सभी लोग जानते हैं 10⁻3। स्मॉल जी, जिस जगह पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ की एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि नियर अबाउट 9.8 होती है। अच्छा ठीक है, थीटा यहाँ क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे ये भी मालूम वैल्यू मुझे मालूम होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि आप मुझे बताओ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर वाटर, वो कितना होता है? याद रखो, मैंने पहले बोला था, एक याद रखना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर वाटर कितना होता है? 0 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर मैं डालूंगा तो मुझे यहाँ से क्या पता चल जाएगा? आपका सरफेस टेंशन की सरफेस टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा एक और काम, जैसे मैंने कहा ना, इसमें एक और होता, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। बिना कैपिलरी ट्यूब को देखे, बिना वहाँ पर स्केल की मार्किंग को देखे यहीं बैठे बैठे आप बता सकते कि भैया लिक्विड कितना ऊपर गया होगा। बोले कैसे पता लगा सकते हैं? इसका फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, H इज इक्वल्स टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ये फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। अब यहाँ गौर करने लायक बात है कि आपको राइज ऑफ लिक्विड का सबके साथ रिलेशन देखना है, खास तौर से 3 चीज़ों के साथ: सरफेस टेंशन, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिखो। कौन है नालायक इतना लेट आया? जो भी है उधर जाके बैठ जाए। तुम ज़्यादा ही लेट हो गए, इतना भी बड़ा दरिया दिल नहीं है मेरा। अमजद को ऐसा, अमजद को जो भी है बाहर उसको बिठा दो उधर। थोड़ा अलाउ कर, तुम बहुत ज़्यादा ही चढ़ जा रहे सर पे। इतना भी नहीं, आधा पौन घंटे लेट आ रहे हो, बोलते दिल दरिया है। 5-10 मिनट ठीक है, 15 मिनट ठीक है, वो तो 15 मिनट भी अलाउ ना करूँ मैं, रमज़ान है तो चलो ठीक है। आधा घंटा पौन घंटा लेट आ रहे। क्या देख रहा, क्या टाइम हो रहा? हाँ वाह,
अब देखो यहाँ ग्राफ्स अगर मैं प्लॉट करूँ, राइज ऑफ लिक्विड वर्सेस सरफेस टेंशन, तो एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि ये ग्राफ ऐसा आएगा। फिर आया राइज ऑफ लिक्विड वर्सेस रेडियस, है ना, तो एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। याद है मैंने कहा था रेडियस जितना कम उतना राइज ज़्यादा रहेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। फिर एक आएगा राइज ऑफ लिक्विड वर्सेस डेंसिटी, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। कैपिलरी ट्यूब पे सीधा बड़ा बातें मत करो। कैपिलरी ट्यूब पे हाल ही में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे एलन के टेस्ट सीरीज जो चालू है ना, मॉक टेस्ट, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन आया था। चलो देखते हैं, मैं रफली आपको क्वेश्चन देता हूँ एमसीक्यू, देखते हैं आप कैलकुलेट कर पाते हैं क्या। तो पहले बीकर में प्लेन वाटर है, मैं रफली लिख रहा हूँ क्वेश्चन। दूसरे बीकर में वाटर प्लस सोप सॉल्यूशन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर सेम है, हाँ लिख रहा हूँ ऑप्शन। इधर का हो गया कि लिखना आपका, लिख लो पहले फिर। वाह, ग्राफ वाला पार्ट हो गया। एक काम करो, उसके लिए जगह छोड़ो, पहले ग्राफ बना लो। मेरे को ये ऑप्शंस लिखने दो, जगह छोड़ के पहले ग्राफ बना लो। वो नहीं, वो लिखना नहीं है, बस ध्यान दो, बस सब बनाओ ना, बस आपको सब करो। ये एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पकड़ के चल लो उसको। नोट्स होंगे तो वहाँ पर लिख दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में नोट्स के अंदर ये आएगा तुम्हारे को। ग्राफ बना लिए सबने?
क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? पहला वाला प्लेन वाटर है, दूसरा वाला वाटर प्लस सोप सॉल्यूशन है। आप देख रहे हैं कैपिलरी ट्यूब है सारे बिगर्स में, है ना, और उसमें सभी जगह पे लिक्विड का अलग लेवल्स बताए गए हैं। तो क्या लगता है कौन सा वाला सही रहेगा? अपने अपने आंसर्स देना, किसी से इन्फ्लुएंस होकर मत दो, हो सकता है उसका गलत ही हो। अपने अपने आंसर्स। देखो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसने पूरे कैपिलरी एक्शन को ही उसने अपोज कर डाला। कैपिलरी एक्शन में हम जानते हैं कि जैसी कैपिलरी ट्यूब डालते हैं लिक्विड का लेवल राइज होता है, इसने तो बताया कि राइज ही नहीं हो रहा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक प्लेन वाटर है, एक सोप सॉल्यूशन वाला है, सरफेस टेंशन अलग अलग है, तो लिक्विड का लेवल भी अलग अलग रहेगा। और इसने लिक्विड का लेवल क्या बता दिया, सॉरी ये वाले लिक्विड का लेवल क्या बता दिया, सेम बता दिया। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये समझ में आया क्या? एक प्लेन वाटर है और एक सोप सॉल्यूशन है ना, तो भैया उसमें कैसा रहता है कि भैया आपका सरफेस टेंशन अलग अलग है। और अभी अभी देखे ना हम लोग ने क्या रिलेशन है, सरफेस टेंशन हाइट, सरफेस टेंशन बदलेगा तो हाइट ऑफ द लिक्विड बदलेगा, है कि नहीं? तो भैया यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा, अब इसने बोला कि यहाँ थर्ड ऑप्शन में ये कह रहा है कि प्लेन वाटर में हाइट का लेवल ज़्यादा रहेगा और सोप सॉल्यूशन में आपकी कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज जो है वो कम रहेगा। और इसी के अंदर क्या बोला हुआ है, उल्टा बोला हुआ है कि प्लेन वाटर में लिक्विड का लेवल नीचे रहेगा और सोप सॉल्यूशन में लिक्विड का लेवल ऊपर रहेगा। अब दो में से आपको एक पहचानना है कि कौन सा सही है, सी है कि डी है। तुम लोग दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का मतलब क्या होता है? सरफेस टेंशन ज़्यादा तो हाइट ज़्यादा। सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन का ज़्यादा है कि वाटर का? सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन का ज़्यादा है या वाटर का? मैं लटका देता खुद को यार, सोप सॉल्यूशन का कहां से ज़्यादा हो रहा? हाँ, अरे अपन सोप सॉल्यूशन डालते ही इसलिए ताकि सरफेस टेंशन कम हो जाए। अरे डिटर्जेंट का एग्जांपल काय के लिए बताया, क्या बताया था मैंने? कपड़े काय से धोते? साबुन से धोते ना। क्यों? है ना, सरफेस टेंशन कम हो सके। तो भैया सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन कम है, और जिसका सरफेस टेंशन कम हुआ उसका हाइट कैसा होगा? कम होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जिसका सरफेस टेंशन कम उसका एच क्या होगा? कम होगा। जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा उसका एच ज़्यादा होगा। तो वाटर का एच सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो इसमें एच ज़्यादा होगा। सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन कम है तो एच कम होगा, तो बिल्कुल सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही बोल रहा है, ये वाला कह रहा है गलत। दिमाग का इस्तेमाल करो, कुंद बैल हो जा रहे। चलो लिखो वो उधर का पार्ट, ये तो टेस्ट में डालूंगा मैं, टेस्ट या डीपीपी में। डीपीपी तो बन चुकी है, अब इसका ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, टेस्ट में डाल देंगे। 4 बार तुमको याद रहे ना, मैं लिख के देता तुमको, तब भी याद नहीं रहेगा। तुम्हारे दिमाग को जानता अच्छे से है ना। बताया बात भी, इसको ठोकेंगे या उसको किसी और को ठोकेंगे, देख ले। चलो हो गया क्या पूरा? ए भाई क्या हुआ? हो गया? लिखना हो गया सभी का? चलो अब न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ो। बॉर्डर बंद करो तुम्हारी और इधर देखकर ये लिखो। Calculate the rise
of water in a clean glass capillary tube of radius 0.1 mm when dipped in water of surface tension 7 into 10 raised to power minus 2 Newton per meter. Angle of contact between water and glass equals to 0 degree. Density of water is equals to 10 raised to power 3 kilogram per meter cube. Small g equals to 9.8 meter per second square. तो रेडियस आपको दिया गया है 0.1 mm यानी 1 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर. सरफेस टेंशन दिया हुआ है 7 इंटू 10 रेज टू पावर -2 न्यूटन पर मीटर. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको दिया गया है 0 डिग्री. 10 रेज टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. स्मॉल जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना. आपने को h निकालना है. h के लिए फॉर्मूला क्या है वो है h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी. अपन यहाँ चीटिंग करेंगे. g की वैल्यू 9.8 नहीं 10 डालेंगे. हालांकि डालना नहीं चाहिए बट करूँगा मैं, फिर भी करूँगा. h इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 10 का पावर -2 इंटू 1 cos 0 1 होता है ना 0.1 mm यानी कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज टू पावर -4 या जस्ट 10 रेज टू पावर -4 ये 10 रेज टू पावर 3 और g की वैल्यू 10. देखो नीचे का डिनोमिनेटर पूरा 1 हो जाता. 10 रेज टू पावर 4 और 10 रेज टू पावर -4 2 7 14. h इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर्स है ना. 14 इंटू 10 रेज टू पावर -2 यानी कि 14 सेंटीमीटर. A liquid rises to a height 9 centimeter in glass capillary tube of radius 0.02 centimeter. What will be the height of liquid column in a glass
कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.03 सेंटीमीटर। तो भैया अब देखो क्या है, हाइट कितनी है लिक्विड की, पहले 9 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 0.02 सेंटीमीटर। दूसरे इसमें हाइट पूछी गई है और रेडियस कितना दिया गया है 0.03 सेंटीमीटर, है ना। अब हम जानते हैं H इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। तो सिर्फ एक चीज़ बदली ना, इसमें मटेरियल भी सेम है, लिक्विड भी सेम है, सिर्फ एक चीज़ बदली, वो है रेडियस, बाकी सब जैसे कि वैसी है। तो मैं कहूँगा H इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी H2 अपॉन H1, H2 अपॉन H1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। तो H2 इज इक्वल्स टू H1 मल्टीप्लाई बाय R1 कितना है 0.02, 0.03, या अभी का लिख दे वैल्यू बस, R1 टू R2। H2 इज इक्वल्स टू H1 कितना बताया था अपन ने 9, 0.02, 0.03, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर आएगा H2 का वैल्यू, आया समझ में, 6 सेंटीमीटर। Example, a capillary tube of radius 5 into 10 raised to power minus 4 meter is immersed in a beaker filled with mercury. Full stop. The mercury level inside the tube is found to be 8 into 10 raised to power minus 3 meter below the level of reservoir. Determine the angle of contact. Determine the angle of contact between mercury and glass. Surface tension of mercury is 0.465 Newton per meter and
its density is 13.6 into 10 raised to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखो भैया, मर्क्यूरी का मामला है। मर्क्यूरी के टब में अपन ने कैपिलरी ट्यूब को डाले। तुमको मालूम है कैपिलरी ट्यूब में लेवल राइज नहीं होता, उल्टा फॉल होता है। इसीलिए जो उसमें फॉल होता है उसको हमेशा माइनस में बताया जाता है। राइज जो होता है उसको प्लस में, फॉल को माइनस में। तो यहाँ जो एक एक वैल्यू दी गई है पहले वो लिख लेते हैं। जैसे आपको रेडियस दिया हुआ है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर। फिर उसके बाद फॉल कितना है मर्क्यूरी का, -8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट पता लगाना है। और सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी दिया है 0.465 न्यूटन पर मीटर। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है 13.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आया समझ में? तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास फॉर्मूला है H का 2t cos थीटा अपॉन r रो g। ये H का फॉर्मूला है। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस r रो g, या सॉरी एच आर रो जी अपॉन ट्वाइस टी। ये आपके इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब ऐसा है कि देखो, जब मैं वैल्यू डालूंगा cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ h कितना है 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, r कितना है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, रो कितना है 10 रेज़ टू पावर +3, और g कितना होता है 9.8 अपॉन ट्वाइस टी, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.465। ज़रा बताएंगे ऊपर का कैलकुलेशन कितना आएगा मुझे। रो की वैल्यू गलत डाल दिया मैंने शायद से, है ना, मैंने वाटर के डाल दिया। 13.6 डालना पड़ेगा साथ में। आया कुछ? ये आना चाहिए -0.5732 -0.5732। अब क्या होगा, माइनस साइन को ले लो इधर, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.5732। अब तुम्हारा सब लिखना लिखाना छोड़ो भाई, पूरा सब लोग इधर ध्यान दो। माइनस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर cos थीटा इक्वल्स टू 0.5 होता, प्लस 0.5 होता तो टेंशन नहीं था, है ना, मगर माइनस में रहा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले माइनस साइन को तुम लेंगे इधर, सुन लो पहले क्या लिखेंगे, माइनस cos थीटा। फिर माइनस cos थीटा के जगह में मैं लिखूंगा cos ऑफ 180 माइनस थीटा 0.5732, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। तो मैंने माइनस cos थीटा की जगह ये डाल दिया। अब क्या करूँगा,
180 माइनस थीटा कॉस इनवर्स ऑफ 0.5732। अब मुझे इसकी कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालना है। ये निकालेंगे कैसे? लॉग बुक में जाना पड़ता है, नेचुरल कोसाइन का टेबल देखेंगे। लॉग बुक लाया किसी ने? तो लॉग बुक में जाके नेचुरल कोसाइन का जो टेबल आता है ना, तुम्हारा बाकी ऐसे वो पॉइंट बता दूंगा मैं। जैसे ये नेचुरल साइन है, अब ये आया नेचुरल कोसाइन, तो नेचुरल कोसाइन के टेबल में ये नंबर ढूंढना पड़ता है। एक रहता है, एक मेथड होता है इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट करने का, और एक मेथड होता है अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करने का। मैं जनरली अप्रॉक्सीमेट मेथड का यूज़ करता हूँ कि एक्यूरेट मेथड लेकर भी टाइम ज़्यादा हो जाता है उसमें, अब मामूली सा फ़र्क आता है। मान लो किसी चीज़ का आंसर 30 डिग्री 0.12 आ रहा है ना, एग्जाम्पल के तौर पे एक्यूरेटली, तो अप्रॉक्सीमेशन में उसकी वैल्यू आएगी 30.10। तो एकदम मामूली सा फ़र्क आता है। तो मैं इसीलिए अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज़ करता हूँ जो सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो मैं इस टेबल में वो नंबर ढूंढूंगा 0.5732 नेचुरल कोसाइंस में। तो 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ये 0.57736, हाँ ये ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, शायद सॉल्व किया हुआ है पहले भी। तो 0.5736 ये इसका सबसे नियरेस्ट नंबर है, इसका सबसे नियरेस्ट, सबसे नज़दीकी नंबर है। अब मैं देखता हूँ कि वो कौन से रो कौन से कॉलम में। तो ये 55 डिग्री के रो में है और 0.0 डिग्री के कॉलम में है। 55 डिग्री के रो में है, 0.0 डिग्री के कॉलम में। तो इसको मैं बोलूँगा कि इसकी जो वैल्यू है ये 55 डिग्री आएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 55 डिग्री। अब आगे क्या करेंगे? थीटा को लाओ इधर, इसको उधर लेके जाओ। तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस 55। बताओ भैया कितना हो जाएगा? 180 में से 55 गया, कितना होगा? 125। तो सिंपली ये हो जाएगा 125 डिग्री, है ना। एक्यूरेटली सॉल्व करने जाते तो तकरीबन ये 124 डिग्री 54 मिनट्स करके आता हो। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करने जाते तो 54 या 56 मिनट्स ऐसा कुछ आता था। तो बहुत मामूली सा फ़र्क होता था, तो इसीलिए ये लिखे भी तो चल जाता उसके अंदर। तो 125 डिग्री, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। और उसका जो आखिरी वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला, वो होमवर्क है तुम्हारे लिए, कल डिस्कस करूँगा मैं। NCERT ओरिएंटेड है तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो वो कल डिस्कस करूँगा तुमसे। और कल मुझे वो DPPs चाहिए सॉल्व। तुमको कितनी मिल गई? अभी 2 मिल गई ना, और तुम एब्सेंट थे ना। उसको मिलना नहीं बोलते सर, मैं आया नहीं था उसको बोलते। तो तुमको कौन कौन सी मिली अभी? 5 और 6, है ना। दोनों सॉल्व करके लाओ, कल दोनों डिस्कस करेंगे। 4 हो गई ना, तो 5 और 6 सॉल्व करके आओ, कल डिस्कशन होगा। ये भी डिस्कस कर दूंगा मैं आपको। चैप्टर यहाँ पर ये पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स ख़त्म होता है।